गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ सकें। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 101। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि कल की क्लास में हम लॉ से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हमने कल सॉल्व करवाया। आज हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। जो कब्जा होता है वह स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत होता है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? यह सिद्धांत जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 110 में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम पेन को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा मिसमैच हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 102। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? कौन सी शब्दावली है जो सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारा आशय होता है वह सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 103 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि किस उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? तो जो है धारा 165 ए के बी के अनुसार जो है साबित की जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होने की दशा में न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होने की दशा में न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को जो माना जाएगा उसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो धारा 154 में साक्ष्य की विश्वसनीयता का अधिक्षेप नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों के बारे में जो है प्रावधान किया गया है? उसी समव्यवहार का भाग बनना। तो धारा 6 में जो है प्रावधान किया गया है। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय साक्षर अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? धारा 124 में वृत्तिक संसूचनाएं नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय साक्षर अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है? तो धारा 39 के अनुसार जो है प्रतिस्थापित किया गया है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय साक्षर अधिनियम की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो जो धारा 167 है वह इसके बारे में प्रावधान करती है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? उपरोक्त सभी जो है लोक दस्तावेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज जो है वह लोक दस्तावेज है? तो उपरोक्त सभी जो है लोक दस्तावेज है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। साक्षी की परीक्षा के समय निम्नलिखित नहीं पूछा जा सकता है। साक्षी की परीक्षा के समय, साक्षियों के एग्जामिनेशन के समय कौन सा क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन जो है पुटअप नहीं किया जा सकता है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारा का उपबंध है? तो धारा 81(1) में जो है राजपत्रों के बारे में उपधारा का उपबंध है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य साबित किए जाएंगे। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय जो है सभी तथ्य साबित किए जाएंगे। मौखिक साक्ष्य में जो है सभी तथ्य जो है साबित किए जाते हैं, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन त्रुटि साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? तो विशेषज्ञ की राय जो है यह साक्ष्य नियम का अपवाद नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? एविडेंस की ऐसा कौन सा सेक्शन है जो केवल जो है सिविल मामलों से संबंधित है, सिविल केस से संबंधित है? तो धारा 23 जो है वह सिविल केस से संबंधित है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 निम्नलिखित किस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? तो जो पिकार्ड बनाम सीयर्स का केस था उसमें जो है यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? गवाह से जो है सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है। तो जो हमारा सेक्शन 165 है उसमें जो है न्यायाधीश अधिकृत किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, मुस्लिम विधि के निम्नलिखित में से किस धारा पर लागू नहीं होती है? जो मुस्लिम विधि है वह निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? तो यह कृषि भूमि का उत्तराधिकारी पर जो है लागू नहीं होती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, तीन तलाक जो है वाद में किसने विसम्मत निर्णय दिया था? जो तीन तलाक वाद में जो है किसने विसम्मत निर्णय दिया था? तो न्यायमूर्ति खेहर सिंह ने जो है विसम्मत निर्णय दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, वक्फ अधिनियम 1955 के अंतर्गत औकाफ के संबंधित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति का प्रावधान निम्नलिखित धाराओं में से किसमें किया गया है? तो धारा 7 में इसका प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम जो 1939 का है के अंतर्गत यौनागमय का विकल्प किसे प्राप्त है? तो केवल पत्नी को यह विकल्प प्राप्त होता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा की मान्य शाखा नहीं है? जो हमारा मुस्लिम विधि की शाखा सुन्नी है उसकी मान्य शाखा नहीं है। तो जो इतना असारी है वह जो है सुन्नी शाखा की मान्य शाखा नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वक्फ के विधिक परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वाकिफ को अधिकार प्राप्त होता है कि वक्फ को बदल सके। जो वाकिफ होता है उसको यह अधिकार दिया जाता है कि वह वक्फ में परिवर्तन कर सके, उसे बदल सके। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह का वाद निम्नलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? जो गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह का केस है वह किससे संबंधित है? तो वह जो है सुफा पर है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित में से किस
समुदाय पर लागू होता है? जो पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता है वह निम्नलिखित में से किस समुदाय पर लागू होता है? तो वह उक्त सभी पर लागू होता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक मुस्लिम विवाह का निम्नलिखित में से कौन विच्छेद हो सकता है? निम्नलिखित में से कैसा विच्छेद हो सकता है? तो पत्नी द्वारा याचिका फाइल करने पर न्यायालय द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, मुत्ता विवाह। जो मुत्ता विवाह निम्नलिखित में से किसमें अनुमत है? जो मुत्ता विवाह है वह निम्नलिखित में से किसमें अनुमत है? तो सिया शाखा की केवल जो इतना असरिया शाखा है उसमें जो है वह अनुमत है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो 2018 का है से संशोधित की गई है? नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। केवल ए एवं सी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा में अस्थायी निर्वाह व्यय एवं भरण पोषण का प्रावधान किया गया है? जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी कौन सी धारा में जो है अस्थायी निर्वाह व्यय एवं भरण पोषण का प्रावधान किया गया है? तो धारा 25 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 130 क्या कहता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी डिक्री की अपील डिक्री के दिनांक से की जाएगी। डिक्री के दिनांक से 90 दिन के भीतर जो है की जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, हिंदू विधि में दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद निम्नलिखित में से किस वाद में जो है संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। यह जो है 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है क्रूरता से संबंधित है। जो हमारा दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद है वह क्रूरता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन नंबर 132, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आधार न्यायिक पृथक्करण के लिए नहीं है? कौन सा आधार जो है न्यायिक पृथक्करण के लिए नहीं है? तो 7 वर्ष से कम लापता होना। जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। 7 वर्ष से कम अवधि के लिए लापता होना यह न्यायिक पृथक्करण के लिए नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में यह प्रावधानित है कि विवाह के एक वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी? विवाह के 1 वर्ष के भीतर जो है विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी। तो जो है धारा 14 में इसका प्रावधान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है।
अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। और जो हमने पहले की क्लास अपने इस चैनल पर कंडक्ट करवाई है वह प्लेलिस्ट में हमने शेयर कर दिया है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट से उन सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। गर्भास्थित आपत्ति को अधिकार प्रदान किया गया है। गर्भास्थित आपत्ति को अधिकार प्रदान किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की श्रेणी सेकंड का उत्तराधिकारी नहीं है? जो हमारा श्रेणी सेकंड है, पार्ट सेकंड है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है एकोदर रक्त के भाई एवं बहन। जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। एकोदर रक्त के भाई और बहन जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक है उस हिंदू अप्राप्तवय की संपत्ति का बयान या संव्यवहार करने का हकदार न होगा। इसे हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की निम्नलिखित में किस धारा में उल्लिखित किया गया है? चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। धारा 11 में ऐसा प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा। जो दत्तक होता है उसको एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा तथा इस साबित करने का जो है भार उस पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है। इसे निम्नलिखित वादों में से किसमें आधारित किया गया है? इसे जो है किस वाद में आधारित किया गया है? तो जो किशोरी लाल बनाम चलती बाई का जो केस था उसमें जो है ऐसा उदाहरण किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, सुन्नी विधि में विरासत के संदर्भ में पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति में कितना भाग होता है? सुन्नी विधि में जो है विरासत के संबंध में पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति भूमि को छोड़कर में कितना भाग होता है? तो कोई भाग जो है निर्धारण नहीं किया गया है, कोई निश्चित भाग नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में गोत्रज एक व्यक्ति दूसरे को कहा जाता है यदि उन दोनों का संबंध हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में गोत्रज एक व्यक्ति दूसरे को कहा जाता है जो है केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या दत्तक संबंध हो, उसे जो है गोत्रज कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, किसी विवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है। किसी विवाहित लड़की का जो नैसर्गिक संरक्षक होता है वह उसका पति होता है। तो जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अगर आप लोग अन्य
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस अटेंड कर सकें। और टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां पे जाकर टेलीग्राम ने आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शून्य कड़ी विवाह से संबंधित है? कौन सी धारा जो है शून्य कड़ी विवाह से संबंधित? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। धारा 12 जो है शून्य कड़ी विवाह से संबंधित है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 142 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टैगोर बनाम टैगोर में निम्नलिखित में से क्या विधि का नियम अभिनिर्धारित हुआ था? टैगोर बनाम टैगोर का जो केस था उसमें विधि का क्या नियम जो है अभिनिर्धारित हुआ था? तो एक, हिंदू अपनी संपत्ति का बयान, एक हिंदू जो है अपनी संपत्ति का बयान अजन्मे शिशु के पक्ष में जो अभ्यातर दान द्वारा नहीं कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 143। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित है? प्रतिरक्षा का साक्ष्य जो है उससे संबंधित है। तो जो धारा 243 है वह प्रतिरक्षा के साक्ष्य से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 144, समन मामलों का वारंट मामलों में परिवर्तन करने की न्यायालयों की शक्ति प्रदान की गई है। और दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी किस धारा के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है? तो धारा 259 के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो समन मामला होता है उसे वारंट मामला में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह जो है न्यायालय को धारा 259 के अंतर्गत जो है शक्ति प्रदान की गई है, पावर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? संपत्ति की कुर्की के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 84 में किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश की वैधता होती है। धारा 144 के अंतर्गत जो है जो आदेश होता है उसकी वैधता 2 माह तक होती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, मृत्युदंड के निष्पादन को मुलतवी करने की शक्ति प्रदत्त है। जो मृत्युदंड होता है उसके निष्पादन को मुलतवी करने की जो शक्ति है वह उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। तो हमारा ऑप्शन बी सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148,
एक अभियुक्त व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अधीन सक्षम साक्षी हो सकता है? एक अभियुक्त व्यक्ति है, वह किस धारा के अधीन जो है सक्षम साक्षी हो सकता है? तो धारा 315 के अंतर्गत जो है वह सक्षम साक्षी हो सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149, दंड प्रक्रिया संहिता के द्वितीय अनुसूची का कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है? कौन सा जो है प्रारूप है जो आरोप से संबंधित है? तो प्रारूप जो 33 है, प्रारूप संख्या 33 है, वह जो है आरोप से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है? कौन जो है तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है? 1 सेकंड। जो हमारा ऑप्शन सी है यह रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। प्रारूप संख्या 32 में जो है इसके बारे में बताया गया है। सॉरी गाइस। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है, तो जो सत्र न्यायालय है वह तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। और सारी क्लासेस पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। और इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़कर विवेक सर के द्वारा जो है जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विवेक सर के द्वारा भी प्लेलिस्ट में क्लासेस को डाल दी गई है। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ की सुविधा को उपलब्ध करवाया है। आज का सेशन मेरा यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।